बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो लेटेस्ट है वो ये है कि इमरान खान साहब की बहनें और उनके पार्टी के लोग उन्हें मिलने के लिए पहुँचे थे, लेकिन कल जब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया और उसके जो असरात हैं वो ये है कि जो भी गेम डाली गई थी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत तकसीम हो गई है, एक ये खेल खेला गया था, चंद लोगों को इस्तेमाल किया गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। और मैं उन्हें बदनीयत नहीं कहता, एस्टेब्लिशमेंट करती है कि उनको थोड़ा सा आसरा करती है कि आपके थ्रू हम इमरान खान को बाहर निकाल देते हैं, आप बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं। वो पता चला जाता है, इमरान खान से बात करता है, उसकी मिन्नत तरला करता है, बाहर आ कहता है जी मैं निकालूंगा। अब हर एक के अंदर हीरो तो होता है ना, जब आप पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको बड़ा शौक होता है कि आप ज़्यादा मकबूल हो जाए या आपका ज़्यादा नाम हो जाए या आप सबसे आगे निकल जाए। इमरान खान को मैं निकाल कर लाया हूँ, तो इस चक्कर में वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने सारा बयान यही तोड़ दिया। उन्होंने कहा जी मैंने तो किसी को नहीं कहा कि जाके मुज़ाकरात करो या कोई डील करो मेरे लिए, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। हाँ, लोग ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। उन्होंने दो लोगों के नाम लिए, एक अली अमीन का नाम लिया और एक नाम लिया आदम सवाती साहब का। तो तीसरा नाम इमरान खान साहब ने इसलिए नहीं लिया कि वो इतना इंपॉर्टेंट था नहीं बैरिस्टर साहब का। लेकिन अब आप देखें मीडिया कैसी बारीक वारदात डालता है कि बैरिस्टर साहब के जिम्मे डालेंगे, उसको कहा होगा मुज़ाकरात करने के लिए, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते और मुज़ाकरात कर रहा है। तो बैरिस्टर साहब के राब्ते और मुज़ाकरात खत्म कब होते हैं, जो उनको करवाने पड़ेंगे, ये सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान का मीडिया भी जानता है कि वो मोहसिन नकवी हैं खैबर पख्तूनख्वा के। जैसे शहबाज शरीफ के साथ मोहसिन नकवी मौजूद है, वैसे ही अली अमीन के साथ बैरिस्टर सैफ मौजूद हैं। और इन दोनों की हैसियत का आपको अंदाज़ा है और वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की हैसियत का भी आपको अंदाज़ा है कि क्या है। अब इमरान खान साहब की बहनों को आज फिर अडयाला जेल के बाहर रोक लिया गया। हालांकि लास्ट टाइम जब इमरान खान साहब की बहनों को नहीं मिलने दिया गया, मंगल वाले दिन जब इन्होंने वहाँ पर धरना दिया, तो पुलिस वाले आए और उन्होंने आकर यकीन दिलाया कि आप बेफिक्र रहें, जुमेरात को हमें बताया गया कि आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी, तो आप अभी चले जाएं, जुमेरात को आपके भाई के साथ मुलाकात हो जाएगी। ये पुलिस पे यकीन करके चले गए। लेकिन आज इमरान खान की बहनों ने कहा कि पुलिस ने हमारे साथ झूठ बोला था, हम मुलाकात करने के लिए आए, इन्होंने नहीं मिलवाया। और फिर क्या कुछ हुआ ये सारी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान की बहनों ने क्या कहा। इमरान खान की एक और बहन है उज़्मा खान, उन्होंने कहा कि सबके पास ये ऑप्शन होता है, किसी के पास भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ना हो। ऑप्शन तो इमरान खान के पास भी है, मगर जालिम का अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई मजबूर नहीं है, हर दौर में फिरौन गुजरा है। हमें अल्लाह से उम्मीद नहीं बल्कि अल्लाह पर पूरा यकीन है कि इमरान खान सुरखरू होंगे, ये उज़्मा खान साहबा ने कहा। अब हुआ यह कि इमरान खान की बहनों को, उमर अयूब को, ज़रताज गुल वज़ीर को, साहबजादा हामिद रज़ा साहब को और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और दीगर लोग जो मिलने के लिए आए थे, उन्हें रोक दिया गया। अलीमा खान और इमरान खान की बहनें एहतजाज पर बैठ गईं और जाने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था, रहनुमाओं को भी नहीं मिलने दिया गया, वकला को भी नहीं मिलने दिया गया और बहनों को भी नहीं मिलने दिया गया, फैमिली को भी नहीं मिलने दिया। उमर अयूब साहब ने इस मौके पर कहा कि शहबाज शरीफ से बड़ा झूठा कोई नहीं है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो उन्होंने लगाई है कितनी देर तक दे सकते हैं। रुपए की कदर कम होने से मुल्क पर 14,450 अरब रुपए कर्जा बढ़ा है। महंगाई कहां से कहां जा रही है, अभी मजीद मसाइल खड़े होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत में कह रहे हैं जी हम कीमतों में कमी नहीं कर रहे, हम फायदा बलूचिस्तान को देंगे। कैसे देंगे जी आप? क्या अगर आप पेट्रोल की कीमतें कम कर देंगे तो फिर आप बलूचिस्तान को फायदा नहीं देंगे? क्या बलूचिस्तान के लोगों से आप टैक्स नहीं लेते? क्या सिंध के लोगों से आप टैक्स नहीं लेते? क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग आपको टैक्स नहीं देते? तो वो जो टैक्स आपको मिलता है उस पैसे से आपने डेवलपमेंट करनी है ना। जो बेशुमार पैसा आपको मिलता है उससे आपने डेवलपमेंट करनी है। या फिर आपने अब पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतें बढ़ा के आपने सड़कें बनानी है जी। सड़क नहीं बन सकती जब तक कि हम पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा देंगे। पूरी दुनिया में कीमत कम होती चली जा रही है, पाकिस्तान में कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती चली जा रही है। इस पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट मैं यहीं पे आपके साथ शामिल कर देता हूँ, फिर बाकी जो जेल के बाद होता रहा वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा इसके हवाले से कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी तो पाकिस्तान में भी बढ़नी शुरू हो गई और बढ़ी, और जब कम हुई तो पाकिस्तान में कम होनी चाहिए थी। हुकूमत ने मार्च अप्रैल में लेवी में इजाफा किया। पेट्रोलियम लेवी 80 रुपये फी लीटर है। सिर्फ 2 महीनों में आवाम को रिलीफ देने की बजाय हर माह 34 अरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद किए गए। ये एक मिनी बजट है, ये दावा किया जनाब हुकूमत ने। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप और याद रखें कि हुकूमत कहती क्या है। यानी ऐसी ढीठ और बेशर्म हुकूमत है कि वो साफ कहते हैं जी हम ये रिलीफ आवाम को मुंतकिल नहीं कर रहे, और चौड़े होकर कह देते हैं भाई आलमी मंडी में कीमत कम हुई है, आप कीमत कम कर नहीं रहे। क्यों? जब आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है तो आप कहते हैं जी दिल पे पत्थर रख के हम कीमत बढ़ा रहे हैं। भी जब कीमत कम हो रही है तो कम भी करो ना, ये बेशर्मी और ढिठाई नहीं है तो और क्या है। अच्छा जी, आगे चलें कि जेल में फिर क्या होता रहा। अडयाला जेल के बाहर पूरा एक मेला ही आज लगा हुआ था, सब लोग मिलने के लिए गए थे और वहां पर एक तनाज़ा हर दफा खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा जी कि बलूचिस्तान को कैसे फायदा देंगे। उमर अयूब साहब ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में कमी का कौन से फंड है जो वहां लगाएंगे, हुकूमत झूठ बोलकर फ्रॉड कर रही है। अख्तर मेंगल का रास्ता रुका गया और कौमी असम्बली में हुकूमत के किसी एमएनए को कहा जाए कि वो बगैर सिक्योरिटी के बलूचिस्तान जाकर दिखाए। बलूचिस्तान का वज़ीर आला बगैर सिक्योरिटी के कोयटा से बाहर नहीं जा सकता, बगैर सिक्योरिटी के कोयटा में नहीं फिर सकता, बाहर जाने की बात कर रहे हैं। अलीमा खान साहबा ने कहा कि इनको रोका गया
दागल के मकाम पर पुलिस नाके पर रोका गया और दूसरी दोनों बहनों को भी रोक दिया गया। अहले खाना ने एहतजाज किया, उन्होंने कहा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें यकीन दहानी करवाई गई थी और हमें कहा गया था कि जुमेरात को आपकी मुलाकात करवाएंगे, फिर रोक लिया गया। अच्छा, इसके बाद जरताज गुल वजीर साहबा पहुंची, उनको भी इसी नाके पे रोक लिया गया और उन्होंने बताया जी पूरा रोड बंद किया हुआ है, इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है, इतना खौफ है इन्हें, हमारे लीडर से मिलने नहीं दे रहे। अता तारण एक नालायक इंसान है, गैर संजीदा इंसान है, अगर खौफ नहीं तो अडियाला रोड को क्यों बंद किया हुआ है। साहबजादा हामिद रजा साहब को भी इसी मुकाम पर रोका गया। उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई रास्ता नहीं निकला सवाए इसके कि हम पुरअमन तौर पर यहाँ आने की कॉल दें। लार्जर बेंच के फैसले आए हैं। कल चीफ जस्टिस ने सलमान सफदर की मुलाकात में कहा, जो बातचीत हुई मुलाकात के हवाले से, उन्होंने कहा कि जाएं आप जाकर मिलें, और फिर भी नहीं मिलने देते। और उन्होंने कहा मेरा नाम कभी भी कंप्रोमाइज्ड लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं होगा। अलीमा खान साहबा ने एक और बात भी की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो अलीमा खान साहबा ने की, मैं आपके सामने रख देता हूँ। अलीमा खान साहबा ने कहा जी कि जो लोग बिना लिस्ट के इमरान खान साहब से मिल लेते हैं वो अपने दोस्तों से कहकर हमारी भी मुलाकात करवा दें, क्योंकि हमारे तो कोई दोस्त नहीं है। अब ये एक तरह का ताना भी है और एक तरह से शर्मिंदा करने की कोशिश भी है कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा और आप लोग अपने ताल्लुकात लगा के इमरान खान साहब से मिल लेते हैं, तो हमारी भी मुलाकात करवाई जाए। बहरहाल ये एहतजाज करते हुए ये सारे लोग पहुंच गए वहां पे। अलीमा खान साहिबा, एक खाली प्लाजा था वहां पे जो ज़ेरे तामीर है, वहां जाके बैठ के इन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और नाके पे खवातीन बैठ गई, इमरान खान साहब की बहनें। फिर एसपी नबील खोकर की सरबराही में पुलिस की इजाफी नफरी वहां पे पहुंची। पुलिस के जब शोर शराबा किया, पुलिस ने उनके ऊपर थोड़ा क्रैकडाउन किया तो कारकुनान को मुंतशिर किया गया। फिर इमरान खान की बहनों ने एक प्लाजे के अंदर पनाह ले ली। पुलिस की भारी नफरी प्लाजे में दाखिल हो गई और इनके साथ खवातीन पुलिस भी थी। पुलिस ने जो प्लाजे का मालिक है उसको तलब कर लिया और उसे कहा कि जी फौरी तौर पे दफ्तर को ताले लगाओ, प्लाजे को बंद करो। प्लाजे का मैनेजर जो है वो ताले लेके पहुंच गया। तो आप अंदाजा करें कि ये इतनी रियासत खौफजदा है कि पिछली मरतबा इमरान खान साहब की बहनें बाहर परेशानी में खड़ी थी, उससे पिछली मरतबा उनको बारिश में इतनी दूर दराज इलाके में छोड़ के आ गए। पिछली मरतबा वो बेचारी बाहर धूप में खड़ी थी तो सामने उन्होंने देखा एक छोटा सा ढाबा खुला हुआ था, वो उसके अंदर गई तो पुलिस ने जाके वो जबरदस्ती बंद करवा दिया कि निकलो यहां से भी। अब वो एक प्लाजे के अंदर, ये जुल्म याद रखा जाएगा, इससे 1% जुल्म भी कभी मरियम नवाज ने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा, या इतना जुल्म कभी बिलावल की बहनों ने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। बिलावल का तो एक फोटो है ना कि बेनजीर भुट्टो की उंगल के साथ लगा हुआ जा रहा है ऐसे पकड़ के साथ जेल के अंदर जरदारी को मिलने के लिए, तो वो उस तस्वीर को आज तक बेचते हैं। नवाज शरीफ का फोटो है कि वो आंखों में आंसू है और वो एक जंगले के पीछे पकड़ के खड़ा है। लेकिन ये जुल्म हमेशा याद रखा जाएगा कि जिस ढाबे में पनाह लो उसको बंद करवा दो, जिस प्लाजे के अंदर पनाह लो उस प्लाजे के मालिक को बुला के उसको ताले लगवा दो। इन्होंने हर वो जुल्म किया है जिसकी आप माजी में कोई मिसाल नहीं देखते। यानी फातिमा जिन्ना साहिबा के ऊपर भी इन्होंने बड़ा जुल्म किया था, लियाकत अली खान को कत्ल किया गया, उसके बाद जुल्फिकार जी भुट्टो के ऊपर जुल्म किया गया। लेकिन वो तमाम मजालिम आप इकट्ठे करें तो जो आजकल के दौर में हो रहा है वो उसका अशर अशीर भी नहीं है जो अब किया जा रहा है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें कभी ऐसे पब्लिक के सामने आई नहीं और इस बड़े स्केल के ऊपर नहीं हुई। कोई शर्म और कोई हया होती थी लोगों की आंखों में, वो शर्म और हया ही जाती रही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिक्टेटर्स के दौर देखे हुए हैं, परवेज मुशर्रफ का दौर तुमने खुद देखा हुआ है। अब वो सारे लोग ये कहते हैं कि ये तो डिक्टेटर्स भी नहीं करते थे जो इस दौर के अंदर हो रहा है, जो अब की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और अब की हुकूमत जो है वो सहूलतकारी कर रही है ये सब कुछ करने के लिए। तो ठीक है, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें, ये सारा कोई रिकॉर्ड पे रहेगा। कल को ये मार एस्टेब्लिशमेंट को भी पड़ेगी, कल को ये मार जो है वो सियासी जमातों को दूसरी को भी पड़ेगी और उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये निकाल के फिर ये लोग दिखाएंगे ना पाकिस्तानी के जनाब आपने ये किया हुआ है तो आप भुगतने आप। अब आपको क्या तकलीफ हो रही है? यानी आज किसी भी जुल्म के खिलाफ हसीना वाजिद एक लफ्ज नहीं बोल सकती। वहां एस्टेब्लिशमेंट के जिन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा गया है एक लफ्ज नहीं बोल सकते, क्योंकि बांग्लादेश के पास पूरी एक तारीख है। वो निकाल के पिछले 10-20 साल का रिकॉर्ड सामने रख देते कि जनाब ये हमारे पर जुल्म और सितम आपने किया हुआ है, इसका आप जवाब दें। अब आप क्यों रोते हैं जब आपके साथ ये चीजें हो रही हैं कानून के मुताबिक? अब नाज़रीन, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा जाता है कि आप पैसा पाकिस्तान में लेकर आए, और ये बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान में पैसा लेकर आए। आर्मी चीफ ने भी उनसे खिताब किया है। अब खिताब के बहुत सारे हिस्से निकाल के लोगों ने उनकी मीम्स बना ली हैं। मैं कल भी कह रहा था कि एक बड़े ओहदे के ऊपर अगर आप बैठे हो तो आपको खासा मोहतात होना पड़ता है, आपके पास गलती की गुंजाइश कम होती है। लेकिन आर्मी चीफ ने एक तो जो आयत उन्होंने पढ़ के सुनाई कुरान पाक की, और आयत थी इस हवाले से कि पहले तहकीक कर दिया करो जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए। जिस सूरत की उन्होंने वो आयत बताई वो उस सूरत की आयत ही नहीं है। जब लोगों ने तहकीक की तो सबसे पहले तो आर्मी चीफ साहब ने जो सूरत का नाम लिया वो उस सूरत की आयत ही नहीं है। तो तहकीक में तो यही यहां से फारिग हो गया सारा मामला कि आप जिस सूरत का नाम ले रहे हैं वो आयत मौजूद है, लेकिन उसका इस्तेमाल सोशल मीडिया के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ ही आर्मी चीफ वही आयत सुनाते हैं। बहुत सारी आयात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खयानत के बारे में, जुल्म के बारे में, जबर के बारे में, वो भी अब निकाली और सोशल मीडिया पर लगाई है कि जनाब आपने सारा कुछ हमारे साथ किया। अब आर्मी चीफ कहते हैं जी कि ओवरसीज पाकिस्तानी लेकर आए अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में। सियासतदान हमसे ये शिकवा करते हैं कि आप ये तो कहते हैं कि नवाज शरीफ का सरमाया पाकिस्तान से बाहर है, वो क्यों नहीं लेकर आता? आप ये तो कहते हैं कि जरदारी और बिलावल का और उनकी फैमिली का सरमाया पाकिस्तान से बाहर है, वो क्यों नहीं लेकर आता? आप ये तो कहते हैं कि चौधरी बरादरान या फजलुर रहमान या जो हैं
آپ سب کے بارے میں سیاستدانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ سیاستدان اپنا سرمایہ پاکستان میں کیوں نہیں لاتے, تو آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ تو بالکل ٹھیک ہے, ان کا شکوہ جائز ہے. اب سوال تو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی پر تو وہ تھے ہی نہیں بیچارے, ان میں کچھ لوکلز بھی تھے, اور جو اوورسیز پاکستانی تھے ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک پروگرام تھا, زیادہ تر نون لیگ کے لوگ تھے وہ اوورسیز, تو ایک سیاسی جماعت کا ایک جلسہ ٹائپ تھا جس سے آرمی چیف نے خطاب کیا, جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے جتنے بھی آرمی چیف گئے ہیں وہ ان کی فیملیز اور ان کا سرمایہ کدھر ہے؟ کیا انہوں نے اپنی سرمایہ کاری پاکستان میں کی ہے؟ کیا اس کی کوئی گارنٹی ہے, شیورٹی ہے کہ آئندہ جتنے بھی آرمی چیف ریٹائر ہوں گے وہ اپنا پیسہ اور سرمایہ کاری پاکستان میں کریں گے, یا ان کا خاندان یہاں پہ رہ کے یہاں سرمایہ کاری کرے گا؟ کیونکہ یہ لوگ تو محفوظ ہیں نا, انہیں تو کوئی انگلی بھی نہیں لگاتا. مار تو ہم جیسے لوگوں کو پڑتی ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اٹھا لیتے ہیں. مار تو ہر اس آدمی کو پڑے گی جو اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے اگینسٹ چلے گا. اس آدمی کو کبھی مار نہیں پڑ سکتی یا مارا نہیں جا سکتا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور یہ تو خود اسٹیبلشمنٹ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ اور ان کی فیملی کی پراپرٹیز کہاں پہ ہیں دنیا میں, ذرا پتہ کروائیں. اور دنیا کے کون سے ملک میں کہاں پہ ان کے لوگ جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی پتہ کروائیں. جنرل راحیل شریف صاحب اور ان کی فیملی کی ذرا پتہ کروائیں, ان کا پیسہ کہاں ہے ذرا پتہ کروائیں. جنرل ندیم انجم, ابھی تو ان کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں چل رہا. جنرل اشفاق پرویز کیانی اور ان کی فیملی کہاں کاروبار کرتے ہیں, سرمایہ کاری پاکستان میں کتنی اور باہر کتنی کرتے ہیں, پتہ کروا لیں آپ. جنرل پرویز مشرف صاحب بیرون ملک انتقال کر گئے, ان کی پراپرٹی بیرون ملک تھی جہاں پہ وہ فوت ہو گئے. اب ان کے بچے کہاں, ان کی فیملی کہاں ہے, ذرا یہ بھی آپ پتہ کروا لیں. گزشتہ 25 سال میں کون سا ایسا آرمی چیف ریٹائر ہوا ہے جو خود اور اس کا پورا خاندان پاکستان میں رہے, پاکستان میں اپنا سارا سرمایہ لگائے؟ اس کا جواب دے دیں. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ سیاستدانوں پہ ہم تنقید ضرور کرتے ہیں, لیکن ہمیں دوسری سائڈ بھی دیکھنی چاہیے کہ کیا پاکستان کا بیوروکریٹ پاکستان میں رہنے کے لیے تیار ہے؟ ہر بیوروکریٹ نے اپنے بچے باہر سے پڑھانے ہوتے ہیں, ان کو باہر کے پاسپورٹ دلوانے ہوتے ہیں, انہیں باہر ملکوں کے اندر رکھنا ہوتا ہے, ان کو وہیں سیٹل کرنا ہوتا ہے. ہر بیوروکریٹ کا یہ مسئلہ ہے, ہر سیاستدان کا یہ مسئلہ ہے. ججز ایون کے پیسہ پاکستان سے باہر لے کر جاتے ہیں, اور اس کے ثبوت اور چیزیں موجود ہیں ایجنسیز کے پاس, لیکن بجائے اس کے کہ اس سلسلے کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے, وہ ان چیزوں کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا طریقہ کار کہ بلیک میل کر کے اپنا کام چلا لو, بجائے اس کے کہ پاکستان کو بہتر کیا جائے. ناظرین, اعجاز چودھری صاحب کے خلاف جو معاملہ ہے وہ چلا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی ضمانت کا, اور وہاں پہ حکومت اپنی پوری کوشش کے باوجود, الزام یہ ہے نا کہ انہوں نے اکسایا لوگوں کو 9 مئی کے حوالے سے, تو 9 مئی یا 9 مئی سے پہلے کا ان کا کوئی سٹیٹمنٹ, کوئی ویڈیو, کوئی ریکارڈ کے اوپر حکومت کوئی چیز پیش نہیں کر سکی. اب آپ اندازہ کریں, سپریم کورٹ نے تو مزید ٹائم دے دیا حکومت کو کہ جی لے او لب کے کوئی اور چیز اگر آپ کو ملتی ہے تو. چیزیں ڈھونڈنے کے لیے کیا 2 سال کافی نہیں تھے؟ آج 2 سال ہونے کو آ گئے ہیں, سپریم کورٹ پھر ٹائم دے رہی ہے اس حکومت کو کہ جاؤ جا کر اعجاز چودھری کے خلاف کوئی ثبوت ڈھونڈ کر لاؤ جو 9 مئی سے پہلے کا ہو. بھائی بیل دینی چاہیے, بیمار آدمی ہے, سینیٹر ہے, وہ سینٹ کے اجلاس میں شریک ہونا چاہتا ہے, اس کو شریک نہیں ہونے دیتے. اور معاملہ کیا ہے, صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ان کی خواہش ہے کہ اس آدمی کو جیل میں رکھا جائے, نشان عبرت بنایا جائے, یہ سینٹ کے اجلاس میں شرکت نہ کرے. بار بار پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ بھی ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. خوف پھیلانے کی کوشش ہے نا, اور خوف اتنا پھیل گیا ہے کہ میں میاں عباد فاروق کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس کو گاڑی میں قیدیوں والی وین میں بٹھایا جا رہا تھا عدالت سے, اس کی آنکھوں میں انگارے نظر آ رہے تھے, اور وہ عمران خان کے نعرے لگا رہا تھا اپنے نظریے کے اوپر پوری طاقت سے کھڑا. وہ آدمی کیا بنا دیا آپ نے اس کو؟ ایک نارمل پولیٹیکل ورکر تھا, اس کو ایک فولادی آدمی میں آپ نے کنورٹ کر دیا. اس کا بیٹا فوت ہو گیا, اس کا نام لیتے لیتے اپنے باپ کو بلاتے اور آپ نے اس کو ملٹری کسٹڈی میں رکھا ہوا تھا. بیٹا اس کا فوت ہو گیا, اس کو صحیح طرح سے جنازے میں شرکت بھی نہیں کرنے دی. ایک کے بعد ایک دکھ اس آدمی کو دیا, لیکن وہ فولاد کا بنا ہوا ہے, وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے عمران خان کے نعرے لگا رہا تھا. اس کی آنکھوں میں رتی برابر خوف نہیں تھا, جبکہ جن لوگوں نے ظلم کیا یا جو لوگ ظالم ہیں ان کے چہروں پہ خوف پڑا جا سکتا ہے, صاف دکھائی دیتا ہے. وہ جعلی مسکراہٹیں اور جعلی خود اعتمادی جو ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر سجا کے سامنے آتے ہیں, لیکن آپ یقین کیجئے کہ ان کے چہرے اور ان کی آنکھیں وہ ساری کہانی بتا رہے ہوتے ہیں. آواز کپکپا رہی ہوتی ہے اور اعتماد کا فقدان ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھا ہے. اب ناظرین, لوگوں کو خوفزدہ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ تو ہو گیا ناکام. علی امین گنڈا پور صاحب نے خطاب کیا, اور یہ بڑا تگڑا ہے. دیکھیں, خطاب تو علی امین گنڈا پور کمال کرتا ہے, یعنی جب بھی بات کرتا ہے, خطاب کرتا ہے تو کمال کرتا ہے. بس صرف ڈی میں داخل نہیں ہوتا. اگر یہ شخص وہاں بہادری دکھا دیتا, ڈی میں داخل ہو جاتا, تو اس کا نام تاریخ میں لکھا جاتا. اور اگر یہ شخص گرفتاری دے دیتا یا زخمی ہو جاتا تو اس کا نام تاریخ میں لکھا جاتا. گرفتاری دینے کا موقع تھا, وہاں سے یہ بھاگ گئے. زخمی ہونے کا موقع تھا یا گرفتار ہونے کا موقع تھا, وہاں سے بھی یہ بھاگ گئے. لیکن خطاب کمال کیا علی امین گنڈا پور نے. اس کے تو آپ 100 نمبر علی امین گنڈا پور کو دیں گے کہ انہوں نے وکلا سے خطاب کیا لاہور میں, ہائی کورٹ بار میں. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے زبردستی لوگوں کو اٹھا کر حکومتیں بنانی شروع کر دیں. یہ جوتے پالش کرنے والے لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے چلتا رہا تو ہم غلام ہی رہیں گے. انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے نہایت اہم بات کرنے والا ہوں. مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ مدینہ کی ریاست انصاف پر مبنی تھی. آج ہمارے ملک میں ایسا کچھ نہیں نظر آتا. انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے بہت کچھ کیا,
इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने जबरदस्ती लोगों को उठाकर हुकूमतें बनानी शुरू कर दी। इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिए। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, पहले भुट्टो को फांसी दी, अब भुट्टो को अवार्ड दे दिया। इस तरह अपने लोगों को लाने के लिए बहुत कुछ किया। आज पाकिस्तान कर्ज में डूब गया। अब पाकिस्तान खुद मुख्तार ही नहीं रहा, हम गुलाम बन गए। कैबिनेट, हमारे लीडर सब गुलाम बन गए। पाकिस्तान में जमहूरियत है लेकिन धांधली की गई। तुम लोगों को सेलेक्टिव लोग नहीं चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि आप लोग वकील हैं, खुद भी आप मुद्दई हो। इमरान खान मुसलमान की बात करता है, नामूस रसालत की बात करता है, वो बेगुनाह जेल में है, वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात करता है। लेकिन जूते पॉलिश करने वाले लोग चाहते हैं कि ऐसा ही चलते रहे, तो हम गुलाम ही रहेंगे। इमरान खान का मसला कुर्सी नहीं बल्कि पाकिस्तान को आज़ाद और खुद मुख्तार बनाना चाहता है। अच्छी तकरीर की, कारकुनों को गोलियां मारने के ऊपर बात की, मुत्तहिद होने की बात की, और इन्होंने ग्रांट भी दी है जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए। तो इंतजार पंजूथा साहब ने प्रोग्राम करवाया था लाहौर में। अली अमीन गंडापुर साहब का अच्छा खासा इस्तकबाल भी हुआ है। नाज़रीन, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से यह दावा किया गया कि इमरान खान साहब ने मना किया है कि कोई बयानबाजी नहीं करेगा जो माइंस एंड मिनरल्स बिल है उसके बारे में। लेकिन दूसरी तरफ वो लगातार माइंस एंड मिनरल्स बिल के बारे में जहन साजी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, उसने ये कहा कि वफाक और SIFC से कोई डिक्टेशन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता इस बिल के मामले पे। तो वो एक तरफ कह रहे हैं खामोशी इख्तियार करो, और दूसरी तरफ खुद से इसके ऊपर जहन साजी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब तक इमरान खान साहब ओके नहीं करते तब तक किसी सूरत में कभी भी ये बिल पास नहीं होना। नाज़रीन, आज के दिन में एक और बहुत बड़ी चीज़ ये है कि सिंध में जरदारी साहब को नानी याद दिला दी है अवाम ने, और इतना वोट डाला है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीपल्स पार्टी जीत जाए। लेकिन रिजल्ट आप देखिएगा क्या आएगा। वहाँ पे कुछ वीडियोस और तस्वीरें और ऑडियोज गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे, और वहाँ पे जिन लोगों से बात की वो बता रहे हैं कि जनाब धांधली नहीं धांधला है, ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं सीट जीतने की, और कोई ना कोई गेम ये डाल देंगे उमर कोर्ट में, भरे हुए बक्से पहुंचाने की भी वीडियो मैंने देखी। तो इस किस्म के काम तो ये करते हैं और करते रहते हैं। लेकिन अवाम ने बता दिया कि अवाम अब इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। ना ये जरदारियों को बर्दाश्त कर रही है सिंध में, तो ना पंजाब में शरीफों को बर्दाश्त कर रही है। नाज़रीन, तहरीक लबैक ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। गजा मिलियन मार्च 1 मई को वो करेंगे, उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है। बाकी जमातों से भी उनको राब्ते करने चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। दूसरा, उन्हें आर्मी चीफ और दीगर जो फैसला साज हैं उनसे एक सवाल भी पूछना चाहिए। आर्मी चीफ में इसलिए कह रहा हूं कि फैसला साज ही आर्मी चीफ है पाकिस्तान में, बाकी तो हुकूमत है किसी की नहीं। और आर्मी चीफ हर चीज़ के अंदर खुद जो जाते हैं, खारजी उमूर पे बात करते हैं, दाखिली उमूर पे बात करते हैं, माशी उमूर पे बात करते हैं, तो सवाल भी फिर उनसे ही होगा। तो आर्मी चीफ से पूछना चाहिए कि क्यों अमरीकी ज्यूश कांग्रेस ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, क्यों पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर ऐसे इकदाम उठाए कि इसराइल के खिलाफ जो करारदाद आ रही थी उसमें से सख्त चीज़ें जो इसराइल के लिए परेशानी का बायस थी उनको निकाल दिया गया। ये सवाल भी तहरीक लबैक को पूछना चाहिए, जोरदार तरीके से पूछना चाहिए। नाज़रीन, और भी खबरें हैं, यानी नहरों को लेकर पीपल्स पार्टी जो है वो फिर नूरा कुश्ती कर रही है। खुद ही नहरें बनाने का हुक्म देते हैं, खुद ही कहते हैं जी हम नहीं बनने देंगे, खुद ही हुकूमत के अंदर शामिल हैं, खुद ही कहते हैं नहर बन गई तो हुकूमत छोड़ देंगे। पहले खुद हुकूमत में बैठ के नहर बनाने का हुक्म देते हैं, फिर कहते हैं हुकूमत छोड़ देंगे। ये ना क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ये नहीं छोड़ सकते हुकूमत, कभी भी हुकूमत नहीं छोड़ सकते जब तक कि इनको एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से बाकायदा इजाजत ना मिले। जब एस्टैब्लिशमेंट तय कर लेगी कि हमने हुकूमत गिरानी है, तो तब एस्टैब्लिशमेंट इनको इशारा करेगी कि ठीक है अब आप छोड़ दें, अब हुकूमत गिरा दें। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।